बेशक पूछो वत्स, मगर मैं सिर्फ 3 सवाल का जवाब दे सकता हूँ। एक गांव में एक भिखारी रहता था और वो घर घर जाके भीख मांग के खाना इकट्ठा करता था। मगर हर दिन वो जब वापस घर आता था तो उसका खाना गायब हो जाता था। मगर एक दिन इसकी खाना चुराने वाली चूहे को उस भिखारी ने पकड़ लिया। ओहो चूहे, तुम मेरा खाना क्यों चुरा रही हो? मैं तो एक भिखारी हूँ, जाकर अमीरों के खाना चुराओ। अरे ये तो मेरी भाग्य में है कि मैं तुम्हारे यहाँ से चुराऊं। मगर क्यों? क्योंकि ये तो तुम्हारे भाग्य में है। तुम कितना भी भीख मांगो या कितनी भी इकट्ठा करो, मगर तुम इतना ही रख पाओगे। यह चूहे की बात सुनकर उस भिखारी को सदमा लगा और उसका दिल टूट गया। हाँ, मेरी ऐसी किस्मत क्यों है? मुझे नहीं पता, तुम जाकर आचार्य से पूछो, शायद आचार्य आपका सहायता कर सके। यह बात सुनकर वह भिखारी यात्रा पर निकल पड़ता है आचार्य को मिलने के हेतु। और ऐसे दिन भर चलते चलते और शाम को वह एक धनवान के घर पहुंच जाता है। बहुत थकान से वह वहीं पर रात बिताने की तय करता है। तो जाकर वह उस घर के दरवाजा खटखटाता है। ओ भाई साहब, अंधेरा हो रहा है और मैं इस जगह पे नया हूँ, क्या आपके आंगन में मैं रात बिता सकता हूँ? ठीक है, कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। जैसे भिखारी अंदर आता है तो वह इंसान उसको पूछता है, अरे भाई, कहाँ पर निकले हो और इतनी रात गए क्यों यात्रा कर रहे हो? ओह, मैं आचार्य जयसूर्या से मिलने चला हूँ, मुझे उनसे एक सवाल पूछना है। भिखारी की बात सुनते हुए वहाँ पे आई हुई उस धनवान की पत्नी पूछती है, क्या हम आचार्य से पूछने के लिए एक सवाल तुम्हें दे सकते हैं? ओह, क्यों नहीं, बताइए मेम साहब, आपकी तरफ से मैं यह प्रश्न भी पूछ लूँगा। हमारी एक बेटी है जो बोल नहीं सकती, हम ऐसा क्या करें कि वो बोल सके? अगले दिन उठकर वह भिखारी उन्हें धन्यवाद कहता है और यह कहता है कि आचार्य से उनकी सवाल का हल जरूर पूछेगा और अपनी यात्रा जारी रखता है। और उसको सामने पहाड़ नजर आते हैं और वह चिंता करते हुए यह कहता है, हे भगवान, मैं इन पहाड़ों को कैसे पार करूं? तभी उसके सामने एक जादूगर दिखता है। भाई साहब, क्या इस पहाड़ को पार करने में आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं, मेरी छड़ी पर चढ़ जाओ। उसकी बात सुन के भिखारी उसकी छड़ी पर चढ़ जाता है और वह जादूगर अपनी छड़ी पे बिठाकर उस भिखारी को पूरी पहाड़ पार कराता है। उसके बाद उस जादूगर ने, अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आचार्य जयसूर्या से मिलके अपने भाग्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। अच्छा, क्या मैं भी एक सवाल दे सकता हूँ आचार्य को पूछने के लिए? मैं कितने सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी शिक्षा के अनुसार अब तक मुझे स्वर्ग पहुँच जाना चाहिए था। मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होगा? क्या ये सवाल पूछ सकते हो? हाँ, मैं आपका भी सवाल उनसे पूछूंगा। जैसे ही वो आगे चला जाता है तो वो एक नदी पार करने की रुकावट उसे मिलती है। ओहो, अब इस नदी को मैं कैसे पार करूं? तभी उसे एक बड़ा कछुआ मिलता है और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कराने की कोशिश करता है। जैसे नदी पार करते रहते हैं तो कछुआ पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आचार्य जयसूर्य से मिलने जा रहा हूँ अपने भाग्य के बारे में पूछने के लिए। क्या मेरा भी एक सवाल पूछ सकते हो? क्यों नहीं, जरूर पूछूंगा। मेरा सवाल है, मैं 500 सालों से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे शिक्षा के अनुसार अब तक मुझे एक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। धन्यवाद प्यारे कछुए, मुझे नदी पार कराने के लिए। भिखारी कछुए को धन्यवाद कहते हुए और आगे बढ़ता है। आखिरकार वह भिखारी आचार्य जयसूर्या के कुटीर पहुंच जाता है। हाँ, पहुंच गया मैं। अब तो मैं आचार्य जी से मिलकर ही रहूंगा। सबके सवालों को अपने जहन में सोचते हुए वह भिखारी अंदर पहुंचता है और आचार्य को सादर प्रणाम करता है। आचार्य, आप कृपया मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मैं बहुत दूर से आया हूँ आपसे कई सवाल पूछने के लिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ? बेशक पूछो वत्स, मगर मैं सिर्फ 3 सवाल का जवाब दे सकता हूँ। यह सुन के भिखारी हैरान रह गया क्योंकि उसके पास 4 सवाल थे। पर मेरे पास तो 4 सवाल है, मैं क्या करूँ? यह सोचते हुए बहुत आलोचना करता है।
पहले वो कछुए के बारे में सोचता है जो 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश में नदी में रह रहा है। बेचारा कछुआ गहरी नदी में कैसे जी पाएगा। फिर वो जादूगर के बारे में सोचता है जो हजारों सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा है। ओहो, 1000 साल तो बहुत लंबे होते हैं, उसे तो स्वर्ग जाना चाहिए। उसके बाद वह लड़की के बारे में सोचता है जो पूरी जिंदगी बिना कुछ बोले जी रही है। हाँ, पूरी जिंदगी बिना कुछ बोले जीना ये तो असंभव है। फिर वो अपने बारे में सोचता है, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं जहाँ भी भीख मांग सकता हूँ। मेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा, मगर उन लोगों के लिए बहुत कुछ बदल सकता है। यह सोचते सोचते उसको अपनी समस्या दूसरों से छोटी लगने लगी और इसलिए उसने उन तीनों की सवाल पूछने की फैसला किया। कछुआ ड्रैगन बनने के लिए अपनी ढांचे से बाहर आना होगा। उसने मोह त्याग दिया तो वो जरूर ड्रैगन बनेगा। भिखारी की पहले प्रश्न को तो उत्तर मिल गया। दूसरी प्रश्न भिखारी पूछता है जादूगर के बारे में, तो आचार्य ऐसे उत्तर देते हैं, जादूगर को छड़ी की मोह छोड़ना पड़ेगा। छड़ी के ऊपर उसका मोह ही उसे स्वर्ग जाने से रोक रहा है। जादूगर का भी हल मिलने के बाद वह लड़की के बारे में प्रश्न पूछता है। तो बिना बोलने वाले लड़की का क्या? लड़की जरूर बोल पाएगी जब वो अपने हमसफर से मिलेगी। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जयसूर्या उसको आशीर्वाद देते हैं और मुस्कुरा के उसे विदा कर देते हैं। वह भिखारी आचार्य को प्रणाम करके अपने घर के ओर निकल पड़ता है। नदी के पास वह कछुआ भिखारी को फिर से मिला। क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब पूछा? हाँ, बस तुम अपने ढांचा निकाल दो और ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ अपने ढांचा निकाल देता है। उस ढांचे के अंदर बहुत सारे कीमती मोतियां थी और ड्रैगन कहता है, इन्हें तुम रख लो, मेरी तरफ से तुम्हें धन्यवाद। भिखारी को सारी मोती देते हुए कछुआ ड्रैगन बन के उड़ जाता है। जैसे ही पहाड़ तक पहुंचता है भिखारी, तो वो जादूगर फिर से उसे मिलता है। अरे जादूगर, आप अपने छड़ी नीचे रख दो, स्वर्ग की दरवाजे आपके लिए खुले हैं। सच में? ऐसे जादूगर छड़ी भिखारी को दे देता है और स्वर्ग की तरफ चल पड़ता है। अब भिखारी के पास कछुए के दिए हुए मोतियां हैं और जादूगर की छड़ी। वह भिखारी वापस उस परिवार के पास पहुंचता है जिसने रात को सहारा दिया था। वह परिवार भिखारी को देखकर खुश हुए और अपनी सवाल की जवाब सुनने के लिए कातुर थे। आचार्य जी ने कहा है कि जब आपकी बेटी अपने हमसफर से मिलेगी तब बोल पाएगी। तभी उस परिवार की बेटी नीचे आई और बोली, क्या ये वही आदमी है जो पिछले हफ्ते भी यहाँ आया था? उस लड़की की माता पिता हैरान हो गए और वो भिखारी की तरफ देखते हैं और तय करते हैं कि यही इस लड़की की हमसफर है। माता पिता ने इन दोनों की शादी तय कर दी और वो हमेशा खुश रहे। चंद्रा और सुशी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। चंद्रा एक दिन अपनी दोस्त सुशी के घर आती है। घर के अंदर आते हुए अपनी दोस्त को बुलाती है, अरे ओ सुशी, क्या कर रही हो? सुशी अंदर से आते हुए, अरे चंद्रा, तुम आओ ना, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए। अरे मैं कोई भगवान हूँ जो दर्शन दूंगी? अरे मैंने कब ऐसे कहा? तो फिर कैसे कहा? अरे बस भी करो ना यार। अरे मैं तो चुप ही हूँ ना। अरे तुम बदलोगी नहीं? अरे मैं तो ऐसी ही हूँ ना, तुम ही बता दो कैसे बदलना है। अरे चुप करो यार, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेतुकी बातों से हंसी आएगी? तो क्या फिर रोना आएगा? अरे यार मैं जाऊंगी यहाँ से, मेरे से तुम्हारी बातें सुनना नहीं होगा। ऐसे कहते हुए बस अब उठ के जाने वाली थी तो चंद्रा बोलती है, अरे बस करो ना यार, मैं तो मजाक कर रही थी, बैठ भी जाओ। हाँ अब बोलो। अरे क्या बोलूं? अरे घर में बैठ के बहुत बोर हो रही हूँ यार। बोर हो रही हो तो फिर मोटर उतार दो, पानी बाहर आएगा। क्या अब तुम शुरू कर दोगी? तो क्या समझी, सिर्फ तुम्हें ही डायलॉग मारने आता है? हमें भी आता है। तो फिर ठीक है, तुम भी डायलॉग मत मारो, मैं भी नहीं मारूंगी। मगर तो फिर क्या, ऐसे क्यों गैप दे रही हो? अरे गैप मैंने नहीं दिया यार, गैप आ गया। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही टहलते हुए जाके पॉन्ड में जाके फिशिंग करते हैं। क्या, मछली पकड़ना तुम्हें आता है क्या? अरे
वो क्या बड़ी ब्रह्म विद्या है? उसमें क्या बड़ी बात है, किनारे पे बैठ के पासा फेंक दिया तो हो गया। क्या फिशिंग इतनी इजी है? अरे धरती पे ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकते। ओ बस बस बस, फिल्म की डायलॉग नहीं चाहिए। अगर तुम्हें आता है तो फिर चलो। अरे मुझे भी नहीं आता है, मगर ट्राई तो कर सकते हैं ना। ठीक है चलो, मगर तुम मछली पकड़ के करोगी क्या? हाँ, मार्केट में जाके बेचूंगी। क्या तुम भी? चलो कोई बात नहीं, आप मसाला वसाला सब लेके आना, वहीं पे बैठ के हम मसाला उसको लगा के उसको फ्राई करके खा जाएंगे। अच्छा तो फिर चलो। ऐसे ही बात करते करते दोनों फांसे को लेके वहाँ से पॉन्ड के पास आते हैं। अरे चंद्रा, हमने फांसे तो लाए, मगर केंचुए कहाँ है? केंचुए? वो कहाँ से लाऊंगी? अरे केंचुए के बारे में पता नहीं है, मगर फिशिंग करना है। फिशिंग करना है तो केंचुए कहाँ मिलेंगे, वो पहले जानना है। अरे तुम बड़ी हो गई मगर अकल बिल्कुल नहीं है। फिशिंग करने के लिए केंचुए की बहुत जरूरी होती है। पहले फांसे में केंचुए को लटकाना है, फिर पानी में छोड़ना है। अरे वाह, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। हाँ, मुझे अब पता चला कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। ठीक है चलो, वहाँ पे कीचड़ में जाके केंचुए मिलते हैं क्या पता लगाते हैं। ऐसे ही बात करते हुए नजदीक में जो कीचड़ था वहाँ पे केंचुए को ढूंढने निकलते हैं, तो वहाँ उनको कुत्ते की पिल्ले की भौंकने की आवाज सुनाई देती है। अरे सुशी, यहाँ पे कुत्ते की पिल्ले की भौंकने की आवाज आ रही है। बात तो सही है, मगर इस जंगल में कुत्ते की पिल्ले की आवाज कहाँ से आई? चलो देखते हैं। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के नीचे जा पहुँचते हैं। दो कुत्ते की पिल्ले कीचड़ में बाहर आने के लिए ट्राई कर रहे हैं। उसको देखते हुए ही चंद्रा, अरे कुत्ते की पिल्ले की हालत तो देखो, कीचड़ में फंस गए हैं। चलो उनको बाहर निकालते हैं। दोनों जाते हैं और कुत्ते की पिल्ले को बाहर निकाल के अच्छे से पानी से धो के उनको साफ करते हैं। उन दोनों को पेड़ के नीचे बिठा के उनके सामने बैठ के सोचते हैं, अरे शायद इनकी माँ खाना ढूंढते हुए कहीं गई होगी। हाँ, यहाँ पे इनको कोई शेल्टर भी नहीं है। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है कि इनकी घर भी नहीं है यहाँ। चलो हम दोनों मिलके इनके लिए घर बनाते हैं। बहुत अच्छी सोच है, चलो बनाते हैं। कहते हुए वहाँ पे मिट्टी, पत्थर, लकड़ी सब ढूंढ के तैयार करते हैं। उस छोटे से घर में उन दोनों बच्चों को बिठाते हैं। वो दोनों कुत्ते की पिल्ले इनकी तरफ बहुत प्यार से देख रहे हैं। अरे तुम दोनों को भूख लगी है? हाँ, बहुत भूख लगी है। हमारी माँ खाना ढूंढने के लिए बाहर गई है। अच्छा, कोई बात नहीं, आपके लिए खाने के लिए हम ढूंढ के लेके आते हैं। कहते हुए नजदीक जो पॉन्ड था वहाँ से फिश पकड़ के लाके अच्छे से फ्राई करके उन दोनों कुत्ते की पिल्ले को खिलाती है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपकी पेट भर गया ना, हमारे लिए उतना ही काफी है। अरे हम इधर आके कितनी देर हो गई, इनकी माँ तो अभी तक नहीं आई। मैं भी वही सोच रही हूँ, अब तक क्यों नहीं आई। चलो आसपास हम ढूंढ के आते हैं। कहते हुए आसपास में ढूंढते हैं। उन कुत्तों की माँ कहीं नजर नहीं आती। हताश होके फिर उन कुत्तों के पास आके, अरे तुम्हारी माँ तो कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ गई है, उसे क्या हुआ है, किसे पता। उनकी बात सुन के दोनों कुत्ते के पिल्ले रोने लगते हैं। माता जी, हमारी माँ को ढूंढ के दो ना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। कहते हुए दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। उन्हें रोते हुए देख के चंद्रा कहती है, अरे रो मत, आपकी माँ को हम ढूंढेंगे। चंद्रा के पास एक मैजिक जीनी रहता है, तो उसको बाहर निकाल के उस जीनी से पूछती है, उन कुत्तों की पिल्लों की माँ कहाँ है। अपने आका की बात मानते हुए उन कुत्तों की माँ कहाँ है वो ढूंढ निकालती है। उन पिल्लों की माँ को दो बच्चे रुला रहे हैं। उसकी पूंछ को खींचते हुए, उसको पत्थर से मारते हुए उसको तकलीफ पहुँचा रहे हैं। उसको देखते हुए चंद्रा कहती है, अरे इन पिल्लों की माँ को कोई रुला रहा है, तकलीफ दे रहा है, उसको तो मार ही देंगे। चलो चलो पहले उसको बचाते हैं। कहते हुए उन पिल्लों की माँ के पास आके उन दोनों बच्चों को डांट डपट के, अरे पागल बच्चों, थोड़ी सी भी अकल है, बेजुबान जानवर को मारने की आपके दिल में ख्याल कैसे आई? जरा भी आपको डर नहीं है?
अब के बार इस कुत्ते की बारे में आपने ये सोचा तो हाथ तोड़ दूंगी। चलो भागो यहाँ से। कहते हुए उन दोनों बच्चों को वहाँ से भगा के उस कुत्ते को ले आके उनके पिल्लों के पास छोड़ देते हैं। ये लो, तुम्हारी माँ आ गई। माँ को देखते ही दोनों पिल्लों ने दौड़ के आके अपनी माँ को गले लगा के खेलते रोते हंस रहे हैं। उस दृश्य को देखते हुए चंद्रा और सुशी की आंखों में भी पानी भर आता है। चलो अब हम चलते हैं, कहते हुए पीछे मुड़ के देखते आगे चल पड़े। तभी चंद्रा को लगता है कि अपने दुपट्टा कोई खींच रहा है। पीछे मुड़ के देखती है तो उसको आश्चर्य होता है। दोनों कुत्ते के पिल्ले चंद्रा की दुपट्टा को खींच रहे हैं। तब प्यार से चंद्रा उनके पास जाके, अरे तुम्हारी माँ तो आ गई है ना, अब डरने की कोई बात नहीं है, कहते हुए वहाँ से निकल पड़ती है। बहुत दूर तक कुत्तों की पिल्लों ने चंद्रा को ही देख रहे थे। सुशी भी चंद्रा को देख रही थी। अरे ऐसे क्यों देख रही हो? अरे चंद्रा, मैं तो तुम्हें बातूनी चुलबुली ही समझती थी, मगर तुम्हारी दिल में भी इतनी दया कृपा है ये मुझे अभी पता चला। मेरी दोस्त है, इसके लिए मुझे बहुत गर्व होता है। कहते हुए दोनों हंसते खेलते घर पहुँचते।